हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप एवरीवन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि यहाँ पे मैं हिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेक्चर्स कंडक्ट कर रही हूँ। सेम चीज़ें जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियसली जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का था, फ्रॉम BHIC 102 सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ एंशियंट वर्ल्ड, जो कि आपके सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यूनिट 7 से स्टार्ट किया था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से, क्योंकि उससे पहले की जो चैप्टर्स हैं वो हम BHIC 101 के साथ इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि उनके टॉपिक्स बहुत ही सेम है। तो यूनिट 7 को मैंने कवर कर दिया था, पूरी तरह से टोटल कवर कर दिया था उसमें। अगर आप चाहो तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी डाल दूँगी, आप जाकर के देख लेना ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को। और आज हम बात करने वाले हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि पिछली वाली जो वीडियो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी और उसे अपलोड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। पूरा एक दिन लग गया था उसे अपलोड होने में क्योंकि नेटवर्क बहुत ही ख़राब है इधर, और बीच में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी वीडियो में, लाइक स्क्रीन वगैरह जो है वो ब्लैक हो गई थी, उसे मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो ब्लैक वाले ड्यूरेशन में मैंने कुछ फैक्ट्स वहाँ पर बताए थे इसलिए। तो मुझे काफ़ी तो वो मतलब ठीक नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब से जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उन्हें पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दूंगी, एक पार्ट 2 पार्ट में, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और मुझे भी बताने में भी आसानी हो और अपलोड करने में भी आसानी हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज चैप्टर। तो गाइज़, अगर आप इस चैप्टर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलेगा प्री डायनेस्टिक इजिप्ट, रूल ऑफ द डायनेस्टीज, किंगशिप एंड स्टेट, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन एंड टेम्पल, सेटलमेंट एंड आर्किटेक्चर, डिक्लाइन ऑफ द इजिप्ट। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि अगर आप इस सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि इजिप्ट से रिलेटेड आप कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लो, जिस वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए इस सिविलाइजेशन में। जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो उस वक्त में मैंने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी थी, जिससे मेरा कंसेप्ट जो था वो और ज़्यादा क्लियर हो गया था और यू कैन से कि एक इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप हो जाता है। वैसे ही जब आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो अगर आप चाहो तो द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ तूताखामुन एक वीडियो है यूट्यूब पे, शायद नेशनल ज्योग्राफिक की वीडियो है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे जब ग्रेव्स वगैरह की डिस्कवरी होती थी तो क्या ट्रेजर्स उससे मिलता था, कैसे लोग स्टडी करते थे उसको, ममीज़ कैसे होती थी, ममीज़ के साथ क्या वेल्थ वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता था, पिरामिड्स कैसे होते थे। तो आपको ओवरऑल एक इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा। और साथ ही में एक और मूवी है क्लियोपेट्रा, अगर आप चाहो तो वो मूवी भी देख सकते हो, वो भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इजिप्शियन सिविलाइजेशन पर ही वो मूवी है, कैसे क्लियोपेट्रा ने इजिप्ट को रूल किया था। तो ये सारी जो चीज़ें अगर आप साथ में हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह देखोगे ना तो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मेरी पर्सनल टिप है, तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि आपने सुना होगा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का दूसरा नेम है नाइल सिविलाइजेशन, और इसकी वजह ये है क्योंकि ये नाइल रिवर के बगल में इमर्ज्ड हुई है। अब नाइल रिवर का यहाँ पे क्या मेन प्ले था वो समझते हैं। नाइल रिवर के बगल में एक तो लैंड काफ़ी फर्टाइल था, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, ट्रेडिंग के लिए आराम था, वाटर उन्हें बहुत ही मतलब वाटर की उन्हें कभी कोई कमी नहीं होती थी। तो नाइल ओवरऑल उनके लिए एक वरदान था। इस वजह से हेरोडोटस ने इजिप्ट को द गिफ्ट ऑफ नाइल कहा है, क्योंकि अगर नाइल नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं इजिप्शियन सिविलाइजेशन या इजिप्ट का इमर्जेंस नहीं होता, क्योंकि उस एरिया में आप देख सकते हो सहारा डेजर्ट है जो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, डेजर्ट एरिया है, और ऐसे प्लेस पे किसी सिविलाइजेशन का इमर्जेंस होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वहीं पे जब ये नाइल रिवर आए तो ये काफ़ी ज़्यादा उन्हें एडवांटेज प्रोवाइड करने लगी और लोग वहाँ पे आके सेटल होने लगे और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का वहाँ पे इमर्जेंस हुआ। अब सिविलाइजेशन जो है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पहले भी वहाँ पे छोटी छोटी प्री डायनेस्टिक पीरियड्स हुआ करती थी। जैसे आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो कि द इजिप्शियन हिस्ट्री बिफोर द हेलेनिस्टिक और प्टोलेमिक पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 323 to 31 BC is divided into dynasties, with the prehistoric period 5000 to 3150 BC mostly called as the pre-dynastic period। तो ये pre-dynastic period का हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो ये जो भी बडारियन ग्रेव्स मिली हैं उनसे हमें इसका एविडेंस मिलता है। अब ना व्हाट इज़ बडारियन ग्रेव्स, तो बडारियन ग्रेव्स है लाइक बिलोंगिंग टू एन इजिप्शियन प्री डायनेस्टिक नियोलिथिक कल्चर डेटेड अबाउट 5000 BC, द characterized by fine handmade pottery such as black
beakers with incense design in white, flint tools and polished stone axes। यहाँ पे मैंने इस वाले बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे चाहो तो लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं ये दो टर्म, हेलेनिस्टिक एंड टॉलेमिक पीरियड। तो जब अलेक्जेंडर कनकर कर रहे थे एरिया को, तो उनका जो भी लाइक आप कह सकते हो उनका जो रूल था वो ग्रीस से लेकर के नॉर्दर्न इंडिया तक पूरा फैल गया था। बहुत ही बड़े पार्ट में उनका जो रूल था वो फैला हुआ था, क्योंकि वो जिस भी एरिया में जाते थे उसे कनकर्ड कर लेते थे। तो जब 323 BCE में अलेक्जेंडर की डेथ हुई, तो उस टाइम ग्रीक सिविलाइजेशन आप कह सकते हो वो ग्रीस से लेकर के नॉर्दर्न इंडिया तक हुआ करता था, और उनमें से ही एक था इजिप्ट। तो अलेक्जेंडर के जितने भी कमांडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, आप जो भी कह सकते हो, उनके साथ जो वर्क करते थे, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसके कॉन्कर्ड किए हुए एरिया को वो लोग अपने अंडर अपने पावर में लेने लगे। तो उनमें से ही एक था टॉलेमिक। आपने इसका नाम सुना होगा, सेल्यूकस का। वो भी अलेक्जेंडर के इसमें था, व्हाट यू कैन से, अलेक्जेंडर का राइट हैंड था। वैसे ही थे टॉलेमिक। इन्होंने इजिप्ट के एरिया पे अपना पावर लिया था। उन्होंने वहाँ पे कुछ दिन रूल किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और इन्हीं की बेटी थी क्लियोपेट्रा, जिसने इजिप्ट पे रूल किया था। और क्लियोपेट्रा का नेम आई होप ये आप सबने सुना ही होगा। तो अगर आप वो मूवी देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हो ज़्यादा डीपली तो। अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि नाइल रिवर की वजह से ही वहाँ पे जितनी भी उन्हें रिसोर्सेज थी वो वहाँ पे अवेलेबल हो रही थी। अब इजिप्ट जो था, लाइक यू कैन सी इन दिस मैप, इजिप्ट जो था वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। लोअर इजिप्ट जो कि ये वाला है, और अपर इजिप्ट जो कि ये वाला है। अब ये दोनों इजिप्ट क्योंकि दो पार्ट में डिवाइडेड था, तो यहाँ पे थोड़ा रूल करना और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। तो यही जब फर्स्ट डायनेस्टी के जो किंग थे फ़ारो मेनिस, इन्होंने इस दोनों डिवाइडेड पार्ट का यूनिफिकेशन किया था, जिसकी वजह से इस ग्रेट सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। यूनिफिकेशन में लोअर इजिप्ट प्लस अपर इजिप्ट दोनों को मर्ज कर दिया था उन्होंने, कि अब यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट डिवीजन नहीं रहेगा, दोनों एक ही हैं। तो ये किया था फर्स्ट फ़ारो जो है फर्स्ट डायनेस्टी के फर्स्ट फ़ारो मेनिस ने। अब यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन को 3 हिस्टोरिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओल्ड किंगडम, डेटिंग सिस्टम आप यहाँ से देख सकते हो, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इंडियन हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो वैसे ही यहाँ पे ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। अब हम बात करते हैं प्री डायनेस्टिक इजिप्ट के बारे में। जब एग्रीकल्चर वहाँ पे शुरू नहीं हुआ था, जब एग्रीकल्चर की बिगनिंग नहीं हुई थी, तो इजिप्शियंस जो थे वो एक पेरिपैथेटिक लाइफ जीते थे। अब ये पेरिपैथेटिक क्या होता है, इसका मतलब है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब ये जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे और सीजनल रिसोर्सेज जो थे वो कलेक्ट करते थे। और इन सीजनल रिसोर्सेज में आप कह सकते हो कि सीड्स वगैरह ज़्यादातर रहते थे, मोस्टली सीड्स रहते थे, केरल्स वगैरह रहते थे। ये उन्हें कलेक्ट करके बड़े बड़े स्टोरेज बीन्स में उन्हें जमा करते थे। तो इन्हीं में से एक स्टोरेज बिन 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, जिसमें अप्रॉक्स आप 800 ग्राम्स ऑफ केरल्स रख सकते हैं। तो वहाँ पे शायद उन्हें एविडेंस मिले होंगे, मोस्टली लाइक वाइल्ड सीड्स का, एमा वीड्स का, बार्ले का। तो और ये जो स्टोरेज बीन्स होते थे, इन्हें भरने के लिए कम से कम 2 से 3 एकड़ के लैंड में कल्टीवेशन जब होता था तब इन्हें भर सकते थे आप। इतना ज़्यादा आप इसमें लाइक स्टोरेज कैपेसिटी था। और ये जो सीड्स थे वो मोस्टली जो लोग थे उस टाइम में वो अक्टूबर से नवंबर में वहाँ पे उसे लगाते थे, और फिर जैसे जैसे वो अपने अपकमिंग मंथ में ग्रो होता था, मेचुरेशन आती थी, वैसे वो फिर उसे यूज़ करते थे। उसका कल्टीवेशन वैसे ही होता था वहाँ पे। अब हमें ज़्यादातर तो हमें कोई क्लियर कट कोई एविडेंस मिला नहीं है, बट जो भी हमें डिस्कवरीज़ हुई है, जो भी एविडेंसेस मिली हैं, वो ज़्यादातर ग्रेव्स से मिली है। जो इजिप्ट सिविलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा ग्रेव्स मिले हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ममीज़ का वहाँ पे डिस्कवरी हुआ है। तो ये जो अगर हम ग्रेव्स की बात करते हैं तो लोअर इजिप्शियन में, अभी मैं आपको डिवाइडेड पार्ट में बता रही हूँ, अभी एक जैसे आप नहीं देखना। ये जो लोअर इजिप्ट वाला जो पार्ट था, यहाँ पे जो ग्रेव्स मिले हैं वो मोस्टली इंडिकेट करते हैं एक इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मीन्स मतलब पीपल्स के इक्वल राइट्स थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी थे, और लाइक वहाँ पर टोटल आप कह सकते हो इक्वालिटी था।
तो इक्वालिटेरियन टाइप की सोसाइटी हुआ करती थी, लेकिन सोशल यूनिफॉर्मिटी ऐसा वहाँ पे कुछ दिखता नहीं था। अगर हम छोटे से एक विलेज का नेम है यहाँ पे मेरिम डे, उसका एग्जांपल ले, तो यहाँ के जो लोग थे वो मोस्टली फार्मिंग में इंगेज रहते थे। और वहीं अगर हम फायूम ए का एग्जांपल लें तो यहाँ के जो लोग थे वो मोस्टली अपना टाइम हंटिंग गैदरिंग में देते थे। अब अगर हम बात करते हैं अपर इजिप्शियन बेल्ट के बारे में, तो यहाँ पे सोशल हिराचीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। जैसे जैसे एक के बाद एक ग्रेव्स की डिस्कवरी होती गई, ममीज़ की डिस्कवरी होती गई, वैसे वैसे यहाँ पे हिराचीज़ वैसी बनने लगी। अब यहीं पे आता है बडारियन ग्रेव्स। द बडारियन ग्रेव shows variation in their size and wealth, indicating the different level of status were accorded to the deceased. अब यहीं पे बडारियन ग्रेव्स, अब उन्हें कोई मान लो एक एग्जाम्पल में लेते हैं, एक ग्रेव उन्हें मिली जो कि एक नॉर्मल सी मम्मी के साथ वहाँ पे दफना दी गई थी, उसके साथ थोड़े से कुछ सामान थे, उसके डेली यूज़ वगैरह की कुछ चीज़ें थी। और वहीं पे दूसरी तरफ एक ग्रेव मिली जिसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शायद ये इसी पीरियड को बिलोंग करता है, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपने तूता खामून की डिस्कवरी को देखा होगा तो जब उनकी ग्रेव, उनकी जो मम्मी जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो उसके साथ साथ बहुत हैवी अमाउंट में वहाँ पे वेल्थ मिला था, जिसमें कुछ ट्रेजर्स भी थे, बोट्स थी, मतलब छोटी सी बोट्स, और उनकी जो भी डेली यूज़ के जो वहाँ पे वेपन्स वगैरह होते थे, क्लोथ्स होते थे, फूड वगैरह, जो कि अब तब ख़राब हो चुके थे, लेकिन एविडेंसेस वहाँ पे मिली है कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जितनी भी चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो वो सब वहाँ पे जमा होती थी। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक नॉर्मल ग्रेव में सिर्फ उसकी डेली यूज़ की छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे मतलब दफना दी जाती थी। और वहीं पे जो दूसरे ग्रेव्स होते थे जो ऐसे पीपल्स के होते थे जो काफ़ी हायर प्रेस्टीजियस पोजीशन में रहते थे, फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर है, कोई फारो है, कोई किंग है, क्वीन है, या कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनकी ग्रेव्स को और एक नॉर्मल स्लेव वगैरह की ग्रेव को आप बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हिराचीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे जैसे ग्रेव्स का इन्वेंशन हो रहा था वैसे वैसे वहाँ पे सोशल हिराचीज़ बन रही थी। अब मैं यहाँ पे बताऊँ एक शॉर्ट में, तो द इजिप्ट इवॉल्व टूवर्ड्स स्टेटहुड अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरिंग द अर्ली डायनेस्टिक पीरियड। सोशल डिफरेंसेस एंड हायरार्चीज बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द मॉर्चुअरी एविडेंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया मॉर्चुअरी एविडेंस मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, बरी किया जाता था, वहाँ से जो भी एविडेंस मिले उसे ही कहते हैं मॉर्चुअरी एविडेंस। अब ये एलाइट्स क्या है? द एलाइट्स फॉर इंस्टेंस वे डिस्टिंग्यूश्ड विद इनॉर्मस एंड आर्किटेक्चरली ऑर्नामेंटेड ग्रेव containing large quantity of grave good including pottery, metal tools, weapon and personal good. By the end of the pre-dynastic era, local elites were able to monopolize the economic resources. The construction of massive tomb indicate the presence of enormous resources both in term of labor and finance. तो ये जो ऊपर वाला येलो हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो मैंने आपको अभी एग्जांपल में दे करके बता दिया, सेम वही चीज़ है। अब इन एलाइट्स के बारे में देखते हैं। तो ये एक सोशल ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पावर, मनी और नॉलेज वगैरह में, इंटेलिजेंस में काफ़ी हाई होते थे। आप कह सकते हो अगर कोई रॉयल फैमिली में किसी का डेथ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो टॉम्ब होगा, उसका जो मम्मी वाला जो तांबूक होगा, उसे बहुत अच्छी तरह से क्राफ्टमैन्स, जो अच्छे अच्छे स्किल्ड क्राफ्टमैन होंगे वो उसे डेकोरेट करेंगे। उनका जो रूम होगा जहाँ पर उस मम्मी को रखा जाएगा उस पर अच्छे अच्छे जो जो भी पेंटर्स वगैरह थे वो वहाँ पे लिखेंगे, पेंटिंग्स वगैरह बनाएंगे। तो ये इन लोगों के पास ये पावर था एलाइट्स के पास कि ये सबसे हाईली जो स्किल्ड क्राफ्टमैन्स वगैरह थे उनको चूज़ कर सकते थे टॉम्स वगैरह के कंस्ट्रक्शंस में, और लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड भी कर सकते थे। मान लो अगर कोई किंग की डेथ हुई है तो वहाँ पे वो आराम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करके, अगर कोई जेम चाहते हैं, किंग का कोई ऐसा डिज़ायर था कि उनके डेथ के बाद उनके मम्मी के साथ कोई प्रीशियस जेम्स वहाँ पे जाए, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह वो सब कुछ कर सकते थे। और ये एलाइट्स को मेनली आप समझ सकते हो किंग के जो बाकी वर्किंग मेंबर्स वगैरह थे, मिनिस्टर्स वगैरह थे, रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते थे, वो लोगों को यहाँ पे एलाइट्स कहा गया है। तो ये मैंने एक ओवरऑल आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद जो है द रूल ऑफ डायनेस्टीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से इंक्लूड करेंगे द रूल ऑफ द डायनेस्टीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।